जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अर्थशास्त्र सब्जेक्ट शुरू करेंगे। उसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में क्लियर करेंगे और अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होता है, अर्थशास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है। ये सब चीज़ का हम लोग आज इस क्लास में जानकारी लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अर्थशास्त्र। अर्थ माने क्या होता है, धन। क्या होता है, धन। और शास्त्र माने क्या होता है, ज्ञान। मतलब हम लोग इस विषय में किस चीज़ के बारे में ज्ञान लेते हैं, धन के बारे में। हाँ, कि कम पैसा में हम लोग अधिक से अधिक वस्तु को कैसे खरीदें, तो ये सब हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अगर हम लोग से कोई पूछे कि विश्व के अर्थशास्त्र के जनक, तब हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, एडम स्मिथ। विश्व के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। विश्व के अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। और अगर हम लोग से अगर कोई पूछे कि भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो कौन है, विश्वेश्वरैया। कौन है, विश्वेश्वरैया। भारत के अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया। हाँ, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, धन का अध्ययन करना या धन के बारे में जानना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के विश्व के अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, विश्वेश्वरैया है। एडम स्मिथ का एक बुक है जिसका नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था, हाँ, वेल्थ मैंने क्या होता है, हाँ, धन, मैंने राष्ट्र का धन। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है क्या। इसका एक बुक है किसका, एडम स्मिथ का। 1776 में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत बढ़िया बुक है, इसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आगे है कि अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा गया है, 3 सेक्टर में। उसके पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, अर्थव्यवस्था मतलब किसे बोलेंगे। तो न्यूनतम संसाधन में अधिकतम संसाधन को उत्पादन करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। यानी कि संसाधन कम हो लेकिन उससे हम लोग अधिकतम संसाधन उत्पादन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा गया है, 3 सेक्टर में। एक आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, एक कार्य के आधार पे, और एक क्या है, स्वामित्व के आधार पे। अब आर्थिक क्रियाओं के आधार पे स्वरूप है इसका, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। और कार्य के आधार पे इसका क्या है, शर्त है। हाँ, कि उसके बाद संगठित असंगठित है। उसके बाद है कि स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र और क्या है, सहकारी क्षेत्र है। अब हम लोग एक एक ठोक क्लियर करते चलेंगे। आर्थिक क्रियाओं के आधार पे बोल रहा है स्वरूप, तो यहाँ बोल रहा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक क्या है, तृतीयक क्षेत्र है। अब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज आएगा जो सीधे कृषि से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, कृषि से। जैसे यहाँ पे प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा हमारा, यहाँ एग्जाम्पल में प्राथमिक सेक्टर में जैसे खेती यानी कृषि, ये प्राथमिक सेक्टर में आएगा। उसके बाद क्या आएगा, पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन। उसके बाद मछली पालन, मछली पालन, मछली पालन। उसके बाद कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन भी, मुर्गी पालन, ETC। हाँ, ये सब कहाँ आएगा, प्राथमिक सेक्टर में, जो सीधे किससे रिलेटेड हो, हाँ मतलब यहाँ पे खेती से रिलेटेड हो, यहाँ जहाँ पे मतलब उत्पादन होता है। अब उसके बाद एक क्या है, द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है, निर्माण और विनिर्माण होता है। क्या होता है, इसमें निर्माण और विनिर्माण होता है। इसमें निर्माण और विनिर्माण होता है, और विनिर्माण क्या होगा, निर्माण और क्या होगा, विनिर्माण होगा। हम लोग प्राथमिक में क्या पढ़े थे, प्राथमिक में था कृषि। हाँ, प्राथमिक सेक्टर को क्या बोलते हैं, कृषि सेक्टर भी बोलते हैं। और इसी में क्या आता है, इसी में आता है पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ETC। उसके बाद क्या था, द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है, कोई वस्तु का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण या विनिर्माण। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाँ, औद्योगिकरण सेक्टर, यानी हाँ, जहाँ पे कोई वस्तु को निर्माण होता है। उसके बाद तृतीयक सेक्टर में क्या होगा, तृतीयक सेक्टर को सेवा सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, कोचिंग वगैरह होगा, कोचिंग भी हो जाएगा इसमें, टीचर भी, सब
किस में आएगा? तृतीयक सेक्टर में आएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हाँ, सबसे अधिक लोग कहाँ लगे हुए हैं? प्राथमिक सेक्टर में, उसके बाद द्वितीयक सेक्टर में, उसके बाद उससे सबसे कम कौन सेक्टर में आदमी काम करता है? तृतीयक में। लेकिन सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को किस सेक्टर से अर्निंग होता है? तृतीयक से। किससे होता है? तृतीयक से। यानी सबसे ज़्यादा भारत सरकार को टैक्स मिलता है तृतीयक सेक्टर में, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं? प्राथमिक में। यही कारण है कि कोई भी किसान या कोई भी उद्योग धंधा में जो काम करता है व्यक्ति, वो कभी भी अपने बच्चे को प्राथमिक या द्वितीयक में नहीं लगाना चाहता है। यानी न तो खेती करने देना चाहता है या कंपनी में भी काम करवाना नहीं चाहता है। वो सीधे डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर बनाना चाहता है, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है और काम भी क्या है, इसमें अच्छा रहता है काम। तो इसलिए सभी लोग का सोच क्या होता है कि तृतीयक सेक्टर में क्या करें? काम करें, क्योंकि पैसा क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्य के आधार पे, और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर। हाँ, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? कार्य के आधार पे। यहाँ पे शर्त है संगठित और असंगठित। उसके बाद स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे प्राथमिक सेक्टर से भारत सरकार को कितना पैसा आता है? मात्र 17% आता है। कितना आता है? 17%। यहाँ से कितना आएगा? 17%। उसके बाद द्वितीयक सेक्टर से कितना आएगा? 29%। और तृतीयक सेक्टर से कितना आएगा? 55%। भारत को सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है? तृतीयक सेक्टर से। अब हम लोग कार्य के आधार पर पढ़ेंगे। शर्त है संगठित और असंगठित। संगठित में आएगा क्या? सरकारी नौकरी, और उसके बाद बड़ा बड़ा जो कंपनी है उसको संगठित बोला जाता है। संगठित के मतलब क्या होता है? यहाँ पे समय, वेतन और छुट्टी, ये तीनों क्या होता है? हाँ, ये तीनों क्या होता है? फिक्स। यानी संगठित में क्या आएगा? बड़ा बड़ा कंपनी आएगा और सरकारी नौकरी आएगा। जैसे सरकारी नौकरी लगने से पहले यहाँ समय फिक्स होता है, कितना दिन का क्या रहेगा? हाँ, मतलब नौकरी रहेगा, मतलब आपको 8 साल की नौकरी रहेगा, 10 साल के रहेगा, 40 साल के, तो समय आपका फिक्स है। उसके बाद क्या फिक्स है? वेतन, कि आप अगर नौकरी लग जाएगा तो आपको कितना वेतन मिलेगा। उसके बाद आपको छुट्टी फिक्स रहता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई इंडियन आर्मी में है, तो आर्मी का क्या होता है कि 3 साल में 3 महीना का छुट्टी, यानी 90 दिन की छुट्टी होता है। उसके बाद है कि उसका समय नौकरी का लगभग 18 से 20 साल वैलिडिटी रहता है। अगर कोई एसएससी जीडी में जाएगा तो उसको 40 साल नौकरी करना पड़ता है। तो सरकारी नौकरी में क्या होता है? समय भी फिक्स है, वेतन भी फिक्स है, कितना पैसा मिलेगा मंथली आपको, उसके बाद छुट्टी फिक्स है। बड़ा बड़ा कंपनी में भी होता है। और असंगठित में तीनों फिक्स नहीं होता है। क्या क्या फिक्स नहीं होगा? इसमें समय, वेतन और इसमें तीनों क्या है? फिक्स है। और इसमें तीनों फिक्स नहीं रहेगा। न तो समय आपका फिक्स रहेगा, नहीं तो आपका वेतन फिक्स रहेगा, और नहीं आपका छुट्टी फिक्स रहेगा। इसमें तीनों क्या है? फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें तीनों क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, समय भी, वेतन भी, छुट्टी भी। जैसे इसमें कपड़ा कंपनी जितना भी है सब असंगठित क्षेत्र में आएगा। कपड़ा, उसके बाद जूता चप्पल का जो कंपनी है उसमें तीनों काती रहता है? फिक्स नहीं रहता है। न तो समय फिक्स है, न तो वेतन और न छुट्टी। लेकिन जितना भी बड़ा बड़ा रिलायंस कंपनी हो गया, चाहे टाटा कंपनी, तो उसमें फिक्स रहता है समय, वेतन और छुट्टी, पीएफ वगैरह भी मिलता है। उसके बाद क्या है? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, और उसके बाद है संयुक्त क्षेत्र, और उसके बाद सहकारी क्षेत्र। यहाँ पे क्या है? सार्वजनिक, यानी पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक सेक्टर उसको बोलते हैं जो जिसका गवर्नमेंट का हो। जैसे इसमें रेलवे, एग्जाम्पल में क्या होगा? रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। क्या है? रेलवे। उसके बाद क्या है? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के मतलब होता है कि जिसपे प्राइवेट आदमी का अधिकार हो, यानी प्राइवेट कंपनी में जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, उसके बाद टाटा कंपनी हो गया, तो इसमें क्या आएगा? रिलायंस आएगा। एग्जाम्पल में रिलायंस। निजी में क्या आएगा? निजी क्षेत्र में रिलायंस, एग्जाम्पल में रिलायंस कंपनी, और उसके बाद टाटा कंपनी। ये सब क्या है? निजी क्षेत्र है। क्या है? निजी क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग को एक क्या है? संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में होता है कि सार्वजनिक भी रहता है और निजी भी क्या रहता है? दोनों रहता है। यानी इसमें सरकार के भी हिस्सेदारी होता है और प्राइवेट आदमी का भी हिस्सेदारी होता है। उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्षेत्र। इसमें क्या रहेगा संयुक्त क्षेत्र में? हाँ, संयुक्त क्षेत्र में सरकार का भी और निजी आदमी का भी क्या रहता है? दोनों का पार्टनरशिप होता है। किसमें? संयुक्त क्षेत्र में। उसके बाद एक क्या है? सहकारी क्षेत्र।
सहकारी क्षेत्र के मतलब होता है कि सरकार के दिशा निर्देश से चलता है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक अभी जो चलता है वो सरकार के किस कार्य से चलता है, दिशा निर्देश से। तो हम लोग ये पूरा क्या था, अर्थव्यवस्था का सेक्टर था, आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, कार्य के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। सबसे पहले हम लोग क्या क्लियर किए कि अर्थशास्त्र किसको बोलेंगे, अर्थ माने धन होता है और शास्त्र माने ज्ञान। तो जिस विषय के अंतर्गत हम लोग धन के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। उसके बाद क्या है कि विश्व के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक प्रकाशन किया है, कब, 1776 में, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, विश्वेश्वरैया। उसके बाद हम लोग क्या क्लियर किए कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर में बांटा गया है, एक आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, एक कार्य के आधार पे, एक स्वामित्व के आधार पे। उसके बाद हम लोग आर्थिक क्रियाओं के आधार पे क्या था, स्वरूप, एक प्राथमिक था, एक द्वितीयक था और एक तृतीयक था। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र भी है, तो इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि। तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा, निर्माण और विनिर्माण, जहाँ मतलब कंपनी में कपड़ा बनता है, जूता चप्पल बनता है, तो वो सब क्या आएगा, द्वितीयक सेक्टर में आएगा। एक क्या है, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, जैसे इंजीनियर, ये सब सेवा सेक्टर में आएगा। डॉक्टर, IAS जो कोचिंग चला रहा है, लीडर, सभी सब क्या किस में आएगा, तृतीयक सेक्टर में। इसमें हम लोग ये भी अध्ययन किए कि सबसे ज़्यादा भारत सरकार को किस सेक्टर से पैसा मिलता है, टैक्स के रूप में, तृतीयक सेक्टर से। उसके बाद सबसे कम किस में मिलता है, तो प्राथमिक सेक्टर से, महज 17%। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं, प्राथमिक सेक्टर में। सबसे कम कहाँ लगे हैं, तृतीयक सेक्टर में, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तृतीयक से। अब यहाँ पे है क्या, कार्य के आधार पे शर्त है, एक संगठित और दूसरा क्या है, असंगठित। संगठित में क्या होता है, समय, वेतन और छुट्टी तीनों फिक्स है। आप इसमें नौकरी लेने के पहले आपको समय फिक्स रहेगा कि कितना साल की नौकरी रहेगा। उसके बाद आपका वेतन फिक्स रहेगा कि आप नौकरी लगने के बाद आपको मंथली कितना वेतन मिलेगा। उसके बाद आपका छुट्टी फिक्स है कि आपको साल में कितना छुट्टी मिलेगा। लेकिन असंगठित में तीनों क्या है, फिक्स नहीं होता है, न तो आपका समय फिक्स है, नहीं तो वेतन और नहीं छुट्टी। तो यहाँ सरकारी नौकरी और बड़ा कंपनी में समय, वेतन और छुट्टी तीनों फिक्स होता है। लेकिन छोटा मोटा कंपनी में ये सब समय, वेतन और छुट्टी कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो ये सब क्या है, असंगठित क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और क्या है, सहकारी क्षेत्र है। अब यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आएगा, रेलवे। तो रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, रेलवे, यानी कि गवर्नमेंट, इसको पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर के मतलब कि हाँ जनता का ही, हाँ जनता के लिए, और इस पे जनता का क्या है, अधिकार भी है। उसके बाद है कि निजी सेक्टर। निजी सेक्टर के मतलब होता है इसमें निजी आदमी का हाँ अधिकार होता है, यानी प्राइवेट आदमी का। इसमें जैसे हो गया रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, यहाँ पे लिखे भी हैं रिलायंस और टाटा, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र में आएगा। उसके बाद एक संयुक्त क्षेत्र है। संयुक्त क्षेत्र में क्या है, संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में हम लोग को आएगा दोनों। संयुक्त के मतलब क्या होता है, इसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों लोग लगे होते हैं। प्राइवेट आदमी भी लगा होता है और पब्लिक भी, लोग भी लगे होते हैं। उसके बाद आगे का चाहिए सहकारी। सहकारी सेक्टर को, हाँ सहकारी में मतलब क्या आता है, बैंक, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है। तो सहकारी के मतलब होता है कि सरकार के दिशा निर्देश से चलता है। किसके दिशा निर्देश से, सरकार के दिशा निर्देश से। सहकारी किसके निर्देश से चलेगा, सहकारी, सरकार के दिशा निर्देश से, सरकार के दिशा निर्देश से चलेगा। अब हम लोग उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, उत्पादन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। कोई भी चीज को उत्पादन करने के लिए क्या होता है, 4 चीज की जरूरत पड़ता है। पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा श्रमिक और चौथा क्या है, उद्यमी। पूंजी के मतलब क्या होता है, धन, और पूंजी ऋण के रूप में भी हो सकता है। किसके रूप में हो सकता है, ऋण के रूप में भी हो सकता है, यानी कर्ज के रूप में भी हो सकता है। उसके बाद भूमि। भूमि के मतलब होता है कि जिस स्थान पे कोई वस्तु को उत्पादन किया जाता है, यानी मान लिया जाए कि कंपनी है, तो जिस स्थान पे कंपनी को क्या किया जाता है, हाँ संचालन किया जाता है, वो क्या है, भूमि। तो भूमि भी क्या हो सकता है, भाड़ा के रूप में भी हो सकता है। काची के रूप में हो सकता है, भाड़ा के रूप में। उसके बाद क्या है, श्रमिक। श्रमिक किसको बोलते हैं, जिस वस्तु को उत्पादन किया जाता है उसमें लगे
मजदूर को क्या बोलेंगे? श्रमिक बोलेंगे। हाँ, मजदूर को क्या बोलेंगे? श्रमिक। जिस चीज को क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, और जो लोग उत्पादन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? श्रमिक। उसके बाद क्या है? उद्यमी। जिसका कंपनी होता है उसको क्या बोलेंगे? उद्यमी बोलेंगे। हाँ, जिसका कंपनी होगा उसको क्या बोलेंगे? उद्यमी। यानी कि कंपनी को जो क्या करेगा, हाँ, संचालन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? उद्यमी। तो कोई भी चीज को उत्पादन करने के लिए कितना चीज जरूरी है? पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। तब जाकर हम कोई भी कंपनी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।